हेलो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम अर्ली रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और पहला टॉपिक है डिवीजन ऑफ द रोमन एम्पायर इनटू अर्ली एंड लेट एम्पायर। रोमन एम्पायर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक उसका अर्ली पार्ट है और एक उसका लेट पार्ट है। ये डिवीजन हमें थर्ड सेंचुरी के आधार पर करते हैं, क्योंकि थर्ड सेंचुरी में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिन्हें वाटर सेट इवेंट्स कह सकते हैं, जो दोनों पीरियड को डिवाइड करती हैं। वाटर सेट मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक बदलाव लाने वाले ये सदी थी। और अगर हम अर्ली एम्पायर की बात करेंगे तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इट वाज पीरियड बिफोर द मेन पार्ट ऑफ द थर्ड सेंचुरी, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो 230s में स्टार्ट होती हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे के ट्यूटोरियल्स में। और जो लेट एम्पायर है वो थर्ड सेंचुरी के बाद का है। कल्चरल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें रोमन एम्पायर और इरेनियन एम्पायर की, तो रोमन एम्पायर ज़्यादा कल्चरली डाइवर्स था। मतलब रोमन एम्पायर वॉज कल्चरली मोर डाइवर्स, क्योंकि जो पार्थियंस थे, मतलब जो इरेनियन एम्पायर पर रूल करते थे, और बाद में एक वहाँ पे वंश आता है ससनिड वंश, या इंग्लिश में हम ससेनियंस कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी थे और उन्होंने बहुत खतरा उत्पन्न कर दिया था। 230s की जब हम बात करते हैं ना, तो ये ससेनियन वंश के ही लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू की थी, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर डाइवर्सिटी की हम बात करें तो डाइवर्सिटी यहाँ पे रोमन एम्पायर की तुलना में बहुत कम थी, क्योंकि यहाँ पे मेनली ईरान मूल के निवासी इरेनियन पॉपुलेशन पे रूल करते थे, जबकि रोमन एम्पायर डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोगों पर रूल किया करते थे। लेकिन रोमन एम्पायर था तो एक ही एम्पायर, इसलिए उसकी जो वेरियस टेरिटरीज थी, उन टेरिटरीज में रहने वाले जो लोग थे डिफरेंट कल्चर्स को जो फॉलो करते थे, वो यूनिफाइड थे। और उनकी यूनिफिकेशन का एक ही एलिमेंट था, मेन, वो था कि दे वर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दैट इज़, चाहे कहीं पे भी रहते हैं वो ये कहेंगे कि हम रोमन एम्पायर के अंतर्गत रहते हैं। जैसे हम इंडिया में डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करते हैं, पंजाबी है, हरियाणवी है, दक्षिण में तमाम लोग हैं, हमारे उत्तर पूर्व में लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, बट ऑल आर इंडियंस, है ना। तो ऑल वर रोमन्स, और यहाँ पे तो इरेनियंस मूल के लोग ही रहते थे और इरेनियन एम्पायर को बिलोंग करते थे। भाषाओं की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से वैसे तो लोकल भाषाएं होंगी, लैटिन और ग्रीक भाषा हुआ करती थी। ये मैप में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पर मैंने बताया था कि किस प्रकार से 476 AD में जाके एक डिवीजन होता है। और याद करिए, मैंने बताया था कि किस रूलर ने, रोमन एम्पायर ने ये डिवीजन किया था, है ना। एंड गो थ्रू द इट्स अर्ली ट्यूटोरियल्स, ये तो थर्ड पार्ट है। और यहाँ पर रोम का इफेक्ट था, इसलिए यहाँ पे लैटिन भाषा बोली जाती थी। मतलब जो रोमन की जो भाषा थी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, वैसे तो लोगों की लोकल भाषा रही होंगी। और ईस्टर्न पार्ट में ग्रीक का इन्फ्लुएंस था, इसलिए यहाँ पे ग्रीक भाषा बोली जाती थी। ग्रीक बहुत ही पुरानी सभ्यताओं में ग्रीक इफेक्ट आता है। और बाकी यहाँ आप जानते हैं कि जो है आपका पर्शियन इरेनियन एम्पायर था। दूसरी चीज़ आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, प्रिंसिपेट। क्यों? क्योंकि अगस्टस ने ही 27 BCE में, यानी बिफोर कॉमन इरा, या आप कह सकते हो कि BC में एम्पायर की नींव डाली थी, है ना। जूलियस सीजर का बेटा था, जूलियस सीजर का एक अडॉप्टेड सन था, और जूलियस सीजर ने खुद ही रोमन एम्पायर को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाया था। और अगस्टस के समय में तो काफ़ी वेस्ट टेरिटरी पे रोमन एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था। तो वो अपने आप को कोई एम्पायर ना कह के वो अपने आप को प्रिंसिपेट कहता था। मीन्स कि एक प्रकार से वो अपने आप को सिटीजन कहता था, जिससे कि सीनेट की जो पावर है वो बरकरार रहे और सीनेट के लोगों को ऐसा लगे, क्योंकि पहले तो रिपब्लिक था, तो रिपब्लिक में कोई राजा हुआ नहीं करता था, तो सीनेट ही रूल करती थी। और उस सीनेट के प्रभाव को बनाए रखने के लिए, उस सीनेट के लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए, और एक प्रकार से देखा जाए तो ईजी गवर्नमेंट गवर्नेंस के लिए वो अपने आप को प्रिंसिपेट कहता था, जबकि सभी जानते थे कि वो एक एम्परर था। इसलिए सेकंड पॉइंट बनता है कि अगस्टस वाज द सोल रूलर वो अकेला था पूरे रोमन एम्पायर का, लेकिन उसने एक फिक्शन जिंदा रखा हुआ था कि वो एक लीडिंग सिटीजन है। मतलब प्रिंसिपेट का मतलब होता है कि वो एक प्रिंसेप है ना, प्रिंसिपेट का निवासी प्रिंसेप है। और उसने कोई एम्पायर नहीं इस्टेब्लिश किया था, बल्कि उसने एक प्रिंसिपेट इस्टेब्लिश किया था, जिससे सीनेट की रिस्पेक्ट बनी रहे। और हम जानते हैं कि सीनेट में जो उसका जो स्ट्रक्चर था, जो उसका कंपोजिशन था, उसमें अरिस्टोक्रेसी ही रूल किया करती थी। मतलब नॉबिलिटी के लोग थे, और जो धनी एलिट जो वर्ग हुआ करता था ना, मेनली वही लोग वहाँ होते थे। और इटली का प्रभाव इस पर ज़्यादा था शुरू में। तो ये डिपेंड करता था कि जितने भी एम्परर होते थे तो इनका सीनेट से कैसा संबंध चल रहा है, सीनेट उसी हिसाब से अपना सपोर्ट एक्सटेंड करती थी। अगर बहुत अच्छा संबंध है तो सीनेट खुश रहती थी, और नहीं तो वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि ज़्यादातर जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो सीनेटर्स नहीं लिखे थे, वो उसकी बुराइयां फिर उसमें लिखना शुरू कर देते थे। तो बिहेवियर ऑफ द एम्परर वाज जज्ड हाउ हिज एटीट्यूड वाज टुवर्ड्स सीनेट। फिर आपको याद रखना है कि इंपीरियल रूल जो था, कि जो रोमन एम्पायर इतना वास्ट एक्सटेंड कर रहा था, तो वास्तव में इसमें 3 मेन खिलाड़ी थे,
3 बिग प्लेयर्स थे जिनके आधार पे पूरा रोमन एम्पायर चल रहा था। देखिए, सबसे पहला आपको याद रखना है कि भाई उसका जो शासक था, जो सम्राट था, वो रोमन एम्पायर था। सीनेट का प्रभाव था पूरे एम्पायर पे, और आर्मी का रोल बहुत ही बड़ा था, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी देश की आर्मी देश की सुरक्षा करने के लिए होती है। तो ये 3 इंपोर्टेंट की प्लेयर्स थे, सेना, सीनेट और शासक यानी सम्राट। अगर हम इरानियन और रोमन एम्पायर की सेना के बारे में बात करें तो जो आर्मी थी रोमन एम्पायर की वो प्रोफेशनल थी, पेड थी, सैलरी पर वहाँ पे सोल्जर्स हुआ करते थे। और जबकि पर्शियन एम्पायर की जो आर्मी थी वो कॉन्स्क्रिप्टेड थी, मतलब उसमें ज़बरदस्ती सैनिकों को भर्ती किया जाता था, वो प्रोफेशनल नहीं थी उतनी। आर्मी की लॉयल्टी बहुत मैटर करती थी कि कोई भी एम्परर है तो सेना उसके प्रति स्वामी भक्त है कि नहीं, लॉयल है कि नहीं, नहीं तो फिर एम्परर को रूल करने में प्रॉब्लम्स आती थी। और जब हम इतिहास पढ़ते हैं रोमन एम्पायर का तो बड़ा खून खराबा देखने को मिलता है। आगस्टस खुद काफ़ी लड़ाई करने के बाद और वो गद्दी पर बैठता है। सक्सेशन की बात करें, उत्तराधिकार की बात करें तो रोमन एम्पायर में जो था वो फैमिली डिसेंट देखने को मिलता है, मतलब राजा का बेटा बनेगा, मतलब द सन और डॉटर ऑफ द एम्परर वॉज नेचुरल अडॉप्टिव। एक्सपेंशन की अगर हम बात करें और स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो रोमन एम्पायर एक बहुत ही वास्ट टेरिटरी पे रूल किया करता था आगस्टस के समय से, लेकिन आगस्टस के बाद उसमें ज़्यादा एक्सपेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब खुद ही आगस्टस को इतना बड़ा साम्राज्य मिला था जूलियस सीजर से, और फिर आगस्टस उसको वास्ट टेरिटरी को रूल किया, तो उसके बाद एक्सपेंशन की ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। तो इसलिए अगस्टियन एज को, क्योंकि लगभग 2 शताब्दियों तक, 200 साल तक बहुत ही शांति वाला युग रहा, तो नोन फॉर पीस, इट ब्रॉट इंटरनल स्ट्राइफ ना के बराबर थी। मिलिट्री कंकेस्ट की वजह से वहाँ पे जो वास्ट टेरिटरी पे रूल बन पाया था, जिस पर आगस्ट शासन करता था, जिसे हम आगस्टियन एज कहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे युग के दौरान आगस्ट ने ही शासन किया था, क्योंकि अगर हम अगस्त का शासन देखें तो 26 BC से 14 AD तक ही था, क्योंकि उसके बाद आने वाले जो शासक थे, जैसे कि जो सेकंड एम्परर था इसके बाद, वो था टिबरियस। ये मैप मैं ऑलरेडी आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो डिवीजन होता है ये 286 AD में जाके होता है। मैंने आपको समझाया था कौन करता है, अब आप याद करिए, मैंने समझाया था पिछले ट्यूटोरियल में, हु डिवाइडेड फर्स्ट द रोमन एम्पायर फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस के लिए। तो यहाँ पे रोम का यानी इटली का प्रभाव ज़्यादा था, तो इसलिए यहाँ पे लैटिन भाषा बोली जाती थी, और यहाँ पे ग्रीक प्रभाव ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे ग्रीक भाषा डोमिनेट करती थी। और आप जानते हैं कि 476 तक आते आते ये छिन्न भिन्न हो जाता है, इसमें डिफरेंट किंगडम्स बन जाते हैं। और तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इतना बड़ा रोमन एम्पायर किस प्रकार से वो रूल कर पाता था, तो उसकी वजह ये है, इसको पॉइंट को आप याद रखिए, रोमन का जो डायरेक्ट रूल था वो फैला हुआ था चारों तरफ, इनकॉर्पोरेटिंग डिपेंडेंट किंगडम्स इनटू प्रोविंशियल टेरिटरीज। कहने का मतलब है कि यहाँ से शुरू हुआ एम्पायर जो इतना ज़्यादा फैल गया, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये फैल गया। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ वो कॉन्केस्ट करते थे तो वो अपने कॉन्केस्ट को डिफरेंट किंगडम्स के रूप में ना रखते हुए कि भाई वहाँ पे लोकल रूलर को उन्होंने ऑटोनोमस आज़ादी दे दी है, वो उसको एक प्रोविंस बनाते चलते थे। सो रोमन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रोविंसेस, जिनके नेम यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, और वहाँ पे जो रूल करने वाले जो किंगडम्स होते थे वो इनके डिपेंडेंट किंगडम्स बन जाते थे। इसके बाद अर्बनाइजेशन एंड इंपीरियल कंट्रोल आपको याद रखना है कि किस प्रकार से रूल चलता था। तो जो अर्बन सेंटर्स थे, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े शहर इस्टेब्लिश किए गए थे, मेडिटेरेनियन जो सी था उसके आसपास बड़े बड़े शहर थे, वो इंपीरियल सिस्टम को चलाने में, पूरे रोमन एम्पायर को सुचारू रूप से चलाने में मदद किया करते थे। दे वर कोऑपरेटिव। सिटीज सर्व्ड एज द सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जहाँ जहाँ बड़े बड़े शहर थे तो शहर खुद ही, मतलब सिटीज देमसेल्व्स वर द सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन, क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ का जो सिस्टम था वो रोमन स्टेट के साथ कोलैबोरेटिव था। यानी अगर रोमन एम्पायर का शासक रोम में है या कॉन्स्टेंटिनोपल में है, तो जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कार्थेज था, तो ये एक अर्बन सेंटर बनेगा एडमिनिस्ट्रेशन का आसपास के लिए, गाँव के लिए, टाउन्स के लिए। मैसेडोनिया है तो ये अपने आसपास के इलाके को देखे। तो रोमन एम्पायर इस प्रकार से चलते थे, मतलब द बिग अर्बन एस्टेब्लिशमेंट देमसेल्व्स वर द सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और वहाँ के लोगों का टैक्सेशन यही लोग वसूलते थे जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में शामिल थे। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है कि सिटीज सर्व्ड एज सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, कोलैबोरेटिंग विद द रोमन स्टेट। तो वहाँ के लोग, वहाँ का रूलिंग सिस्टम जो है कोलैबोरेटिव था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो इटली का जो पॉलिटिकल क्लाउड होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, और न्यू एलिट्स निकल कर आते हैं, वो भी वेल्दियर और अर्बनाइज्ड रीजन से।
जो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे डिफरेंट अर्बन सेंटर्स थे, तो पहले सीनेट में इटालियन मूल के निवासी ज़्यादा थे, क्योंकि भाई ये रोमन एम्पायर जो था वो इटली से ही आगे बढ़ा था। लेकिन धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि जब रूलिंग और एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जो डिफरेंट अर्बन सेंटर्स में रहने वाले जो वेल्दियर पीपल थे, जो वहाँ के गवर्नेंस को चलाने वाले लोग जो शामिल थे, तो वो डाइवर्स थे, मतलब अलग अलग जगहों के थे। तो इस वजह से यहाँ अलग अलग जगहों पे डिफरेंट लोग उभर कर आए, पावरफुल, जो कि आर्मी में भी उनका रुतबा बढ़ता चला गया, एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका रुतबा बढ़ता चला गया। और चूंकि ये लोग स्वयं अपने कार्यों से, अपनी परफॉर्मेंस से आगे बढ़ रहे थे, तो एम्पायर के भी ये लोग प्रिय होते थे। तो धीरे धीरे ये है इसका प्रभाव धीरे धीरे घटने लगा, और इन अलग अलग डिफरेंट अर्बन सेंटर से डिफरेंट एलिट, संभ्रांत वर्ग उभर कर आने लगा। तो मेरे ख्याल से पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अगला है कि सिटी लाइफ इन द रोमन एम्पायर। तो हम थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि जो रोमन सिटीज़ थे, जो अर्बन सेंटर्स थे, तो उनके मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, और हर सिटी की एक काउंसिल हुआ करती थी, और उस काउंसिल में जो मेंबर्स होते थे, जिन्हें हम काउंसलर्स कहेंगे, है ना। आपने देखा होगा कि जो काउंसलर्स का जो हेड होता था वो मेयर होता था, या आपने कई जगह पढ़ा होगा। तो उसका जो ज्यूरिसडिक्शन था, मतलब कि मजिस्ट्रेट और सिटी काउंसिल का कहाँ कितनी दूरी में रूल होगा, चलेगा, कहाँ तक वो कंट्रोलिंग करेंगे, तो वो तय होता था, और वो आसपास के विलेजेस पे अपनी कंट्रोलिंग रखते थे। उसके बाद फिर दूसरे का इलाका स्टार्ट हो जाएगा, फिर तीसरे का इलाका स्टार्ट हो जाएगा, और इन इलाकों में डिफरेंट विलेजेस थे। हालांकि विलेजेस जो हैं वो एक मजिस्ट्रियल इलाके से दूसरे मजिस्ट्रियल इलाके में भी फैले हुए होते थे। तो लिविंग इन सिटी ऑफर्ड एडवांटेजेस। तो आपको ये भी पढ़ना है कि सिटी में रहने के कुछ फ़ायदे भी होते थे, जैसे वहाँ पे बेटर प्रोविजंस होते थे फूड के लिए, फूड शॉर्टेजेस के दौरान वहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी बनी रहती थी, और इंटरटेनमेंट का लेवल हाई था। इंटरटेनमेंट लेवल का मतलब ये है कि सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट ज़्यादा था। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप शहरों में जाते हो तो सो मैनी फैसिलिटीज़, हर जगह आपको गाँव की तुलना में डिफरेंस देखने को मिलता है। हॉस्टल्स, स्कूल्स, इंटरटेनमेंट सोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज, कंजेशन पॉपुलेशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़, है ना, सो थिंग। और आपको यह भी रखना है कि जो रोमन एम्पायर था अपने पब्लिक बाथ के लिए भी जाना जाता था। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कि कोई स्विमिंग पूल है, पब्लिक के लिए बना दिया, लोग जाके स्नान कर सकते हैं, उस टाइप का। तो पब्लिक बाथ्स हुआ करते थे जहाँ पर कोई भी जाके स्नान किया कर सकता था। स्पेक्टेकुला को भी याद रखना है, जिसे हम शोज़ कहते हैं। स्पेक्टेकुलर का मतलब आप जानते हैं, उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, स्पेक्टेकुला। और ये इंटरटेनमेंट शोज़ होते थे, लोगों के लिए प्रदर्शन, मनोरंजन इन शोज़ में होता था। तो अर्बन लाइफ की एक खासियत थी रोमन सिटीज़ की। इसके बाद अगला ट्यूटोरियल हमारा होगा जिसका टाइटल होगा द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, जो हमने अभी 230s में पढ़ा था, प्रॉब्लम्स वगैरह, तो वो हम स्टडी करेंगे। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल हियर, सी इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन बाय बाय।